जो दिल बड़ा तेरा तो दूर कर जहां के गम तू सारे, दुख सारे मेरे यार मेरे प्यार। बेसिक मेडिकल डाटा। हम लोगों का जो शरीर है, उस शरीर को जानने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो है बेसिक मेडिकल डाटा। वाग्भट ने अपने जो 6000 सूत्र लिखे उसमें 120 सूत्र सिर्फ त्रिफला के बारे में लिखा है। त्रिफला ऐसा अमृतवाण है, ऐसा रामवाण है त्रिफला, जो 120 सूत्र वाग्भट ने त्रिफला के बारे में ही लिखा है। त्रिफला का रेशो क्या है? त्रिफला माने 3 फल। क्या क्या है? HbA, हरड़े, बघेड़ा, आंवला। हरड़े, बघेड़ा, आंवला 1:2:3 ये रेशो है। 1:2:3। हरड़े 1 माने हरड़े सोच लो 100 ग्राम। उसके बाद HB, B से बघेड़ा, बघेड़ा 2 माने 200 ग्राम, और A से आंवला, आंवला 300 ग्राम। ये है रेशो। मैंने कब से ये रेशो में बना के त्रिफला रख दिया है। मैंने सोचा जब मैं पढ़ाऊंगा सब लोगों को बोलूंगा, उसके बाद मैं उसको सेवन शुरू करूंगा। मैंने बना के कब का रखा हुआ है। तो ये जो है हरड़े, बघेड़ा, आंवला, HbA 1:2:3 के रेशो में ले लो, उसको सुखा लो, लेके उसको पिस लो, तुम्हारा त्रिफला चूर्ण तैयार हो जाएगा। ये नहीं जो कि 1:1:1, ये सही नहीं है। 1:2:3। 100 ग्राम हरड़े, बघेड़ा 200 ग्राम, आंवला 300 ग्राम। क्योंकि आंवला बहुत 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 अच्छा चीज़ है, सबसे अच्छा फल है आंवला। उसके बाद है बघेड़े, उसके बाद है हरड़े। अगर हम लोग सुबह आंवला को लेंगे तो उसको गुड़ और शहद, गुड़ या शहद, इसके साथ हम लोग आंवला को खा सकते हैं। ये त्रिफला को खा सकते हैं गुड़ या शहद के साथ मिलाकर। ये क्या होगा? ये होगा पोषक। पोषक माने पुष्टि देगा। तुम हॉर्लिक्स और ये बूस्ट और ये सब जो आलतू फालतू चीज़ ना खा के, तुम अगर त्रिफला चूर्ण खुद घर में बना के अगर तुम रख लो और उसको गुड़ या हनी के साथ सुबह थोड़ा सा खा लो, ये पोषक है, तुम्हारे शरीर को पुष्टि देगा, पोषकता देगा। उसके बाद रात में इसको दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ खा लोगे तो ये होगा रेचक। रेचक माने ये पेट को पूरा दिन में जो तुमने खाया है उसको साफ करेगा और तुम्हारा पेट साफ हो जाएगा। अगले दिन अच्छा मल निकलेगा, अच्छे दिन अच्छा पैखाना होगा, तो फिर तुम्हारा पेट एकदम साफ रहेगा। पेट साफ हो गया, रात भर में पेट पूरा साफ हो गया, दिन में तुमने पोषक खा लिया उसको गुड़ के साथ या शहद के साथ, बस पूरा शरीर एकदम अच्छा हो जाएगा। ये जो त्रिफला है इतना अच्छा है, जो कि रेडिएशन का जो प्रॉब्लम होता है, रेडिएशन होता है ना, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होता है जहाँ पे बॉम्ब वॉम्ब बनता है, उसमें से जो रेडिएशन निकलता है, वो रेडिएशन जब हो जाएगा पूरा शरीर एकदम गल जाता है, शरीर एकदम सड़ जाता है, किसी दवाई से ठीक नहीं होता है। त्रिफला चूर्ण ऐसा होता है जो कि लोगों ने इसके ऊपर अनुसंधान किया है। त्रिफला चूर्ण 1:1 के रेशो में उसको खिलाया, वो सही हो गया। त्रिफला चूर्ण मतलब ब्रह्मास्त्र है। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। मोटापा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ओबेसिटी। इसके लिए अगर 3-4 आंवला अगर तुम सुबह खा लो, या फिर 1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच त्रिफला चूर्ण अगर खा लो सुबह, तो तुम्हारा मोटापा कंट्रोल में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मोटापा होता है तो उस इंसान में विटामिन सी और कैल्शियम की कमी हो जाती है, और आंवला विटामिन सी का खजाना है। आंवला ऐसा फल है जिसको तुम पूरा साल खा सकते हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी महीना हो तुम लोग आंवला खा सकते हो। त्रिफला चूर्ण के बारे में ये है, 3 महीना खाओ त्रिफला चूर्ण को, 3 महीना लगातार खाओ, फिर तुम 15 दिन 20 दिन उसको डिसकंटिन्यू करो, क्योंकि शरीर हमारा अडॉप्ट हो जाता है उससे। त्रिफला चूर्ण को खाओ 3 महीना, 2 से 3 महीना तक खाओ, फिर उसको 15 दिन तक उसको छोड़ दो, मत खाओ, फिर से शुरू करो। इससे क्या होगा, शरीर में वो यूज टू नहीं हो जाएगा। त्रिफला जो है उसको बोलते हैं अमृत तत्व।
माने ऐसा एक चीज़ जो अमृत के जैसे हो, जिसको खाने से इंसान का ज़िंदगी बढ़ जाएगा, लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, अमृत तत्व बोलते हैं उसको। त्रिफला को कभी भी अकेला नहीं खाना चाहिए, या तो गुड़ के साथ या शहद के साथ। गुड़ ऐसा चीज़ है जिसको तुम हर वक्त खा सकते हो, हर मौसम में खा सकते हो। शहद जनरली सर्दियों के मौसम में खाना अच्छा होता है। फिर और एक चीज़ होता है, और एक जिसको मसाला बोलते हैं लोग, लेकिन और एक औषधि है जिसको बोलते हैं मेथी। मेथी क्या करता है? वात और कफ को इक्वलाइज करता है, वात और कफ को कंट्रोल में रखता है, लेकिन पित्त को नहीं, पित्त को बढ़ा देता है। तो पित्त को बढ़ाने से क्या होता है? एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, फिर बेल्चिंग, ये सब जो होता है। ऐसा बेल्चिंग कब होता है? जब तुमने ऐसा कोई चीज़ खाया, सोचो तुम्हें पित्त का दोष है, जैसे कि मुझे पित्त का वो है, पित्त का मेरे अंदर बहुत है, तो फिर मुझे बेल्चिंग बहुत होता है, हिचकी, मुझे हिचकी बहुत, थोड़ा सा मैंने ऐसा नहीं है कि मेरा शरीर ही मुझे बताता है। लोग बोलते हैं नहीं खाओ, खूब झाल खाओ, लेकिन झाल मेरे शरीर के लिए सूटेबल नहीं है। इसीलिए जैसे ही मुझे मेरा पित्त को प्रॉब्लम होता है तो मुझे हिचकी होता है, हिचकी बहुत होता रहता है। जिसका पित्त का दोष है उसको मेथी नहीं खाना चाहिए। मेथी अच्छा है वात और कफ के लिए। अब मेथी को खाने का तरीका क्या है? मेथी को रात में थोड़ा गर्म पानी लो, उसमें सोख के रख दो, सुबह उस मेथी के पानी को पी लो और मेथी को चबा के खा लो। जिसका वात का दोष है, जिसका 1 या 3 आया है, उन लोगों को ये चीज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा? उनका ये दोनों चीज़ कंट्रोल में रहेगा। कोई भी अचार जिसके अंदर मेथी मिला हुआ होता है, अचार के अंदर मेथी डालते हैं, वो दवा बन जाता है, वो अचार नहीं होता है, वो दवा बन जाता है। मेथी डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, कोई मेथी का अचार होता है, कोई अजवाइन का अचार होता है, ये सब दवा बन जाता है। जो लोग खाने के बाद पान, देसी पान का पत्ता पान और थोड़ा सा चूना लगा के खाते हैं, उनको कभी भी वात का दोष नहीं होता है। देसी पत्ता पान ले लिया, एक पत्ता, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने बताया है, जो कि चना जो है, चना का जो डबल होता है, उसका 1 के बराबर उसमें लगा लिया, 1 या उसका भी आधा उसमें लगा के उसको खा लिया खाने के बाद, तो उसका वात का दोष कभी नहीं होगा। मैंने जो बताया पान के साथ चूना खाना चाहिए। चूना में क्या है? चूना के अंदर है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक चीज़ में से कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो शरीर के अंदर मसल पेन शुरू हो जाता है, जो मांसपेशियों का दर्द, जॉइंट्स का दर्द, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, ब्लड रिलेटेड बीमारियां होती है, उसके बाद कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ये क्या है? जो कि कैल्शियम हम लोग को दूध से, फलों से मिलता रहता है। आम तौर पर कैल्शियम को दूध से, फल से, इन सब चीज़ों से कैल्शियम मिलता रहता है, दूसरे खानों से भी मिलता है। लेकिन 40 इयर्स हो जाने के बाद, 40 साल हो जाने के बाद, या फिर औरतों का जब पीरियड्स ख़त्म हो जाता है, उसके बाद खाने से कैल्शियम को सोखना, ये जो है ये कम हो जाता है। क्योंकि 40 इयर्स के बाद या फिर पीरियड्स ख़त्म हो जाने के बाद क्या होता है? जो हार्मोन, क्योंकि कैल्शियम को तो खाने से निकालना पड़ता है ना, तो जो हार्मोन कैल्शियम को सोखता है शरीर में, वो हार्मोन में कमी हो जाता है, वो हार्मोन बनना बंद हो जाता है। तो अभी हमको बाहर से कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमने देखा है, हमारी माँ दादी लोग, दादी वादी, इन लोग बहुत पान खाती थी। बुढ़ापे में, जवानी में खाए ना खाए, पान बुढ़ापे में खाएगी। पान चबा नहीं पाई तो पिस के खा रही है, और इससे उन लोगों का सब बॉडी एकदम नॉर्मल रहता था, हड्डियों में दम रहता था, शरीर में एनर्जी होता था। लेकिन जो आजकल के औरतों में नहीं होता है, आजकल की बूढ़ी औरतों में नहीं होता है। कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी होता है शरीर में। जो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको काम करने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि विटामिन सी है,
विटामिन सी शरीर में तभी काम करेगा जब तुम थोड़ा कैल्शियम भी उसके साथ लोगे। अगर कैल्शियम नहीं लोगे तो विटामिन सी काम नहीं करेगा। अगर तुम्हारे अंदर शरीर के अंदर तुम अगर विटामिन सी खा रहे हो, सोचो आंवला खा रहे हो या फिर कोई भी ऐसा विटामिन सी का चीज़ है खा रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर कैल्शियम की कमी है तो वो काम नहीं करेगा। मेरे शरीर में ही, मेरे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है, तो फिर मुझे कैल्शियम बाहर से लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि नहीं मिलता है, उसलिए क्या होता है, मैं विटामिन सी अगर खाऊं, आंवला खाऊं, तो वो मेरे शरीर को सूट नहीं करता। तो कैल्शियम कैसे खाएं, एक्स्ट्रा बाहर से कैल्शियम कैसे खाएं? चूना से, चूना लगा के। अगर तुम ऐसे ही खा सकते हो, ऐसे खाना रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ऐसे खाने में मुंह जल सकता है या कुछ हो सकता है, वही देसी पत्ता के पान में थोड़ा सा चूना लेके लगा के पत्ता को खाली खा लो, उतना ही काफ़ी है खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद बस। फिर दूसरा चीज़ है दालचीनी। दालचीनी जो होता है वो जो लकड़ी के जैसे होता है दालचीनी, दालचीनी ऐसे खाओ तब भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है अगर उसको तुम पीस लो, दालचीनी को पीस के उसका पाउडर बना लो। लोग दालचीनी जनरली ऐसे ही खाते हैं, पुलाव में इसमें उसमें डाल के ऐसे ही खाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है अगर दालचीनी का तुम लोग पाउडर बना लो। पाउडर बना के उसको गुड़ या हनी से खाने से वो वात और कफ के लिए बहुत अच्छा होता है। कहा जाता है जो कि दालचीनी से कम 50 बीमारियां ठीक हो सकती है। दालचीनी इतना अच्छा है, दालचीनी 50 बीमारियां कम से कम ठीक हो सकती है। और सबसे मिरेकल मतलब अजूबा जानवर है काऊ, गोरू जो इसको बोलते हैं, सबसे अजूबा जानवर है। इसका बोलते हैं ना, गाय के शरीर में हजारों देवी देवताएं होती हैं, अलग अलग चीज में अलग अलग देवी देवताएं हैं। जैसे गले में शिव है, गाय को अगर तुम जहर दोगे वो खाएगा, लेकिन उसे गले में ही रह जाएगा, उसके शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि शिव के भी गले में विष रह जाता है ना। उस तरह से उसका जो यूरिन है, और सबसे अच्छा चीज़ है उसका यूरिन, गाय के पेशाब सबसे अच्छा चीज़ है। ये वात और कफ को एकदम इक्वलाइज कर देता है, पित्त को भी इक्वलाइज करता है, थोड़ा किसी दूसरे दवाई के साथ खाने से पित्त को भी इक्वलाइज करता है, लेकिन वात और कफ के लिए गाय का पेशाब एकदम ही सबसे अच्छा चीज़ है। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। मैं बता रहा था गौमूत्र के बारे में, काऊ यूरिन के बारे में। काऊ यूरिन को लेकर उसका केमिकल एनालिसिस किया गया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में उसका केमिकल एनालिसिस किया गया, जो कि इसका गौमूत्र में क्या है। गौमूत्र के बारे में लोग इतना बोलते हैं, गौमूत्र में क्या है। एक जो हम लोगों का जो देसी गाय है उसके मूत्र का एनालिसिस हुआ, और जर्सी गाय का एनालिसिस हुआ। ये जो लोग बोलते गाय गाय एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देसी गाय में और जर्सी गाय में जो अंतर है उसका सिर्फ गौमूत्र से ही पता लग जाता है। जब उसका केमिकल एनालिसिस किया, 18 से ज़्यादा अच्छे केमिकल्स, इंपॉर्टेंट केमिकल्स देसी गाय के गौमूत्र में मिला, और जर्सी गाय के गौमूत्र में सिर्फ 3 केमिकल्स मिला, वो भी इतने खास केमिकल्स नहीं है। 18 से ज़्यादा केमिकल्स मिला, जैसे कि कैल्शियम, सल्फर, आयरन, इस तरह के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं उसके गौमूत्र में मिला। ये जो हमारे शरीर में जो स्किन का प्रॉब्लम होता है, जो भी स्किन का प्रॉब्लम होता है शरीर में, जो भी स्किन का प्रॉब्लम होता है, ये होता है सल्फर के कारण। मैं उस दिन जब वैद्य जी के पास गया तो वैद्य जी ने मुझे बोला, तुम्हें सल्फर से कोई प्रॉब्लम है? तो मैंने बोला नहीं। तो उसने फिर मुझे सल्फर दिया। सल्फर खाने से क्या होता है, स्किन अच्छा होता है, स्किन में जो प्रॉब्लम्स होता है, मुझे जो प्रॉब्लम्स हुआ था सब ठीक हो गया। मैंने 2 दिन वो दवाई खाया, मेरा सब चीज़ ठीक हो गया, स्किन का प्रॉब्लम। तो गौमूत्र में सल्फर प्रचुर मात्रा में है। स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो, गौमूत्र पियो। कब पीना है, कैसा पीना है, वो बाद में बताएंगे। तो सल्फर उसमें इतना है, तो उसका तुम्हारा स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा गौमूत्र से, जिससे कि सोराइसिस, एंजाइमा, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, टीबी का जो डॉट्स का जो दवाई है,
उसको खाने से 4 से 6 महीने में टीबी का बीमारी ठीक होता है। लेकिन गौमूत्र का अगर सेवन किया जाए तो 2 महीने के अंदर टीबी जैसा बीमारी ठीक हो जाता है। टीबी के बाद कैंसर, उसमें कुरक्यूमिन केमिकल्स होते हैं के अभाव से कैंसर होता है। कैंसर की बीमारी भी ये माना जाता है कि कैंसर की बीमारी भी आयुर्वेद के हिसाब से वो भी ठीक हो सकता है गौमूत्र के सेवन से। वात पित्त कफ के जो दोष है उसमें से 48 बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां गौमूत्र से ठीक हो सकता है। वात पित्त कफ तीनों के 48 के करीब बीमारियां गौमूत्र से ठीक हो सकता है। और कब लेना है इसको? सुबह खाली पेट में। कितना लेना है? अगर बहुत ही खराब हालत है तो 100 ग्राम, मतलब जो बोलते हैं ना 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर लेना है, तो जो 1 कप के बराबर, 1 कप मतलब कप के ऊपर डिपेंड करता है। 100 मिलीलीटर 1 कप के बराबर गौमूत्र, एकदम फ्रेश। कौन सा गाय का? जो बंधा हुआ है, जर्सी गाय टाइप, वो नहीं, जो घूमता फिरता है। और क्या? जिसके पेट में बच्चा नहीं है, उस गौ माता का गौमूत्र तुमने अगर पिया, क्रिटिकल तुम्हारा अगर कोई बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर इतना क्रिटिकल नहीं है तो 1/3 कप यानी 50 मिलीलीटर इसको लेके 1/3, 1/3 कप का 1/3 लेके पी लो। कहा जाता है जो कि गौ माता के अंदर, हम लोग हमारे देश में गौ को माता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते 33 कोटि देवी देवता उसमें होते हैं, 33 कोटि देवी देवता उसमें होते हैं। कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, कोटि का मतलब प्रकार भी होता है, माने 33 प्रकार के। देखो अंग्रेजों ने क्या किया, जब अंग्रेज लोग बोलते हैं हमारे देश में, हम जो हमारे देश के लोग हैं इन लोग तो बाबा हजारों भगवान, 33 करोड़, लेकिन असल में 33 करोड़ नहीं, कोटि का मतलब है प्रकार। एक ही भगवान का, एक ही ईश्वर का अलग अलग गुण है, तो 33 करोड़ गुण है। तो वो जो गुण है उसके गुण का एक एक नाम है। जैसे धन्वंतरी, धन्वंतरी क्या होता है? धन्वंतरी है ऊपर वाले के देवताओं का जो वैद्य था, वो था धन्वंतरी। धन्वंतरी का जगह, जैसे बोलते शिव है उसके गले में, गाय के गले में, गौ माता के गले में शिव है। धन्वंतरी है यूरिन में, गौमूत्र में। तो सोचो जो कि गौमूत्र में धन्वंतरी है, तुम्हें कोई भी बीमारी तुम गौमूत्र से ठीक कर सकते हो अगर तुम ज्ञानी हो तो, अगर तुम जानते हो गौमूत्र को किस तरह से इस्तेमाल करना है। फिर गौ माए वसते लक्ष्मी। गौ माए माने गौ माता के जो गोबर है, गोबर में लक्ष्मी है। कैसे? गोबर का लोग क्या करते हैं, गोबर से अनाज, गोबर का खाद बनता है, उससे अनाज बनता है, अनाज से लक्ष्मी आता है। तो ये सब जो चीज है ना, ये अगर समझोगे तो बहुत कुछ जानोगे, नहीं समझोगे तो मूर्खों के जैसे बदनाम करोगे। गौ माए वसते लक्ष्मी, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी है, क्योंकि वही है जिससे खाद बनता है, और सबसे अच्छा खाद बनता है उससे धनो धान्य पुष्पे भरा हमारा देश, हमारा वसुंधरा बन जाता है। हमारे देश में 17 करोड़ गौ माता है, ठीक है, रफली। एक गौ माता से एक दिन में 10 किलो अगर गोबर होता है, तो 40 किलो गोबर से 40 दिन में 1 किलो LPG गैस बनता है। गोबर गैस बनता है ना, 1 किलो गैस बनता है। 1 किलो गैस बहुत होता है। 40 दिन में 40 kg गोबर से, एक दिन में अगर 10 किलो भी अगर देता है, 40 दिन में 1 किलो गोबर, 1 किलो LPG बन जाएगा। उस LPG से खाना बनाओ, गाड़ी चलाओ, कुछ भी करो, इतना एफिशिएंट है। हमारे देश में क्या करते हैं,
कम से कम 2,80,00,000 का तेल आता है बाहर से। क्या ज़रूरत है हम हमारे देश के जितने भी ये जो गौ माता है उनका हत्या ना करवा के उनको अगर बचा के रखें। उन लोग अगर कुछ दूध नहीं दे पा रहे, बहुत हमारे देश के जो हिंदू लोग हैं उन लोग बोलते हैं, उन लोग जब गाय को जब बेचना होता है बोलते हैं जो कि ये किसी काम की नहीं है, दूध नहीं देती है, वो बेच दो। अरे बेचने की क्या ज़रूरत है? इतना दिन तो दिया ना, तुम्हारी माँ भी तो बच्चा नहीं देती है, उसको ही बेच दो। तुम्हारी माँ किसी काम की नहीं है, उसको प्रॉब्लम हो गया, उसको बेच दो। तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बचता है। लोग बोलते हैं मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग सब गाय को खा जा रहे हैं, तो हिंदू लोग बेच क्यों रहे हैं उसे? उन लोग ना बेचे उसको, जब तक वो दूध दे रही तब तक तो रख रहे हैं, उसके बाद उसको बेचना ज़रूरी नहीं है, उसको रख दो। एक एक गाय एक दिन में 10 किलो गोबर देगा, उसको तुम जमा करो, उसका गैस बनाओ, गैस बना के तुम बेचो किसी को, 40 दिन में 1 किलो गैस बन जाएगा, उसको बेच दो, पैसा आएगा। या उस गैस का तुम खाने में इस्तेमाल करो। हमारे देश में क्या होता है, मैंने जैसे बताया 2,80,000 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है। वो तेल ना लेके, वो तेल लेने से भी हम लोगों के पास, वो भी तेल लेना भी एक बड़ा स्कैम है हमारे देश में, क्योंकि वो तेल के साथ बहुत सारा पैसा भी आता है जो देश के नेताओं के पॉकेट में जाता है। इसको तो किसी ने देखा ही नहीं होगा अभी तक, लेकिन है ये। नहीं तो हम लोग उस गोबर का गैस बना के हम लोग गाड़ियाँ चला सकते हैं, गोबर का गैस बना के गाड़ी चला सकते हैं। आईआईटी के कैंपस में गाड़ियाँ चलती है, आईआईटी तो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का कॉलेज है, उसमें उन लोग गाड़ी चलाते, गवर्नमेंट उसका लाइसेंस दे दे गोबर गैस का गाड़ी चलाने का, तो होगा, गाय को कोई मारेगा नहीं, सब गोबर गैस बना बना के बेचेगा। अपने घर में गाय पाल लो तो बस वो कुछ करना नहीं पड़ेगा, खाना खिलाओ और वो गैस देता रहेगा। और जो बचेगा गोबर गैस बनाने के बाद जो गोबर का छाबड़ा बचेगा उसको भी बेच दो, वो भी तुम्हारा खेत में काम आएगा। मतलब जैसे माता जब तक रहती है तब तक बच्चे का भलाई करती है, बुरा नहीं करती है, उसी तरह से गौ को माता इसीलिए बोलते हैं। घोड़े को तो माता नहीं बोलते। अगर गौ को ही माता बोलना तो घोड़े को भी बोल सकते थे, कुत्ते को भी बोल सकते थे, भैंस को भी बोल सकते थे। उसी तरह से जैसे माता बच्चे का सेवा करती है जब तक वो जिंदा रहती है, उसी तरह से गौ माता भी ऐसी है। वो जब तक वो जिंदा रहेगी गोबर तो देगी, कम से कम मूत्र तो देगी। वो जब बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रहेगी तब घूमेगी, घूम घूम के बच्चा सुबह सुबह मूत्र देगी। उसको तुम इकट्ठा करके पियो नहीं, कम से कम खेत में डाल दो, तब भी बहुत अच्छा है। उसको क्यों बेच देना, उसको क्यों भगा देना, जब और फिर बोलोगे जो कि सब लोग खा लेता है। बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसको हम लोग गौमूत्र से ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। जैसे आंखों का प्रॉब्लम, साइट का दूर का दिखता नहीं है, पास का दिखता नहीं है, ग्लूकोमा हो गया है, कैटरैक्ट हो गया है, फिर रेटाइनल डिटैचमेंट हो गया है, आँख का जो ये मणि है ये थोड़ा इधर उधर हो गया है, होता है। ये सब कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जिसको कफ का बीमारी है उसको ये सब बीमारियां हो सकती है। इसके लिए 1 ड्रॉप गौमूत्र पतले कॉटन के कपड़े में छान के उसको अगर आंखों में दिया, 1 ड्रॉप गौमूत्र को कपड़े के उसमें छान के आंखों में दिया, तुम्हारा सब आंखों का प्रॉब्लम ठीक होगा। उसके बाद नाक से नेज़ल, नाक से कुछ गिरता रहता है, प्रॉब्लम है, बहुत सारा बच्चों का होता है कफ रिलेटेड प्रॉब्लम, नाक से गिरता रहता है। उसमें क्या करना पड़ता है, गाय का, देसी गाय का बना हुआ घी जो है उसको 1 ड्रॉप डाल दिया। और देसी गाय का घी ऐसा है जो जितना पुराना होगा उतना वो दवाई होगा। बच्चों का जब बीमार हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, गाँव में पता है क्या करते हैं लोग, दिनेश्वर बता रहा था, गाँव में क्या होता है, बिहार के गाँव में और हमारे और भी जगह भी होता होगा, बहुत बीमार हो गया बच्चा, माँ लोग क्या करती है, कहीं पे जाती है, किसी के पास पुराना, बहुत पुराना देसी गाय का घी होता है, जितना पुराना उतना ही दवा है। रात में नींद नहीं आ रही है तुम्हें, रात में तुम्हें नींद नहीं आ रही है, 1 बूंद देसी गाय का घी नाक में डाल दो, एकदम साउंड स्लीप होगा, बहुत अच्छा नींद आएगा। फिर किसी का स्नोरिंग का बीमारी है, बहुत खराटे लेता है, 3 दिन 1 ड्रॉप
देसी गाय का घी नाक में डाल दो, 3 दिन में स्नोरिंग सो जाएगा, खराटे सो जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन देसी गाय का होना चाहिए। बाहर जो घी मिलता है वो जर्सी गाय का दूध बहुत सारा होता है, उन लोग जर्सी गाय का घी बेचते हैं, बाहर जो घी मिलता है। लेकिन देसी गाय का 1 बूंद 3 दिन डाल लो तो पूरा स्नोरिंग ख़त्म हो जाएगा। जितना भी यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पेशाब रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि दर्द होता है, पेशाब करने के समय दर्द होता है, या फिर कलर अजीब अजीब कलर होता है, या फिर यूरिन कम होता है, सब चीज़ के लिए गौमूत्र से ठीक हो जाता है। मतलब सुबह उठ के अगर कुछ है नहीं, सुबह उठ के अगर तुम ऐसे ही अगर थोड़ा सा गौमूत्र पी लो, जिसका 1 या 3 है, प्रॉब्लम ज़्यादा है 1 या 3 का है, तो वो ऐसे ही तुम्हारा सब कुछ ठीक रखेगा।